साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी वादी पर। पेश है एक नई सोशल स्टोरी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक अकेली महिला अगर समाज में रह रही हो तो उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका इस जालिम समाज ने सब कुछ छीन लिया। वह दरिंदों के चंगुल से कैसे बची और फिर उसका क्या हुआ। कहानी बहुत ही मार्मिक है। कहानी का आनंद लेने के लिए पूरा सुनें। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सामाजिक और क्राइम की कहानी सुनने को मिलती है। अब आते हैं कहानी पर। आज मरियम ने नहाते समय अपने बालों को अच्छी तरह धोया और बालों को खुला छोड़ने के बाद उसने आसमानी रंग का सूट पहना। वह आईने में अपना चेहरा निहारने लगी। सामने से आती हुई रोशनी जब मरियम के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई। अपनी सूरत पर खुद ही फिदा हो गई थी मरियम। भले ही मरियम की उम्र 30 साल की हो गई थी, मगर वह अब भी दिखने में एकदम जवान, सेक्सी और खूबसूरत थी। मरियम का लंबा कद, गोरा रंग और तीखी नाक उसे एक अफगानी औरत का सा लुक देते थे। उसकी छाती सुडौल और कसावट लिए हुए थी और पतली कमर वाली मरियम जब चलती थी तो कस्बे के लोग उसके उभरे हुए अंगों को आगे पीछे से ताड़ते नजर आते थे। पर इतना होने के बाद भी मरियम की खूबसूरती भोगने वाला कोई नहीं था। वह रात को तन्हा बिस्तर पर लेटती और अकेलेपन के चलते उसे देर तक नींद नहीं आती थी। उसका मन चाहता था कि कोई मर्द उसे अपनी बाहों में जकड़ ले और बेतहाशा चूमे, पर उसे करवटों से ही संतोष करना पड़ता था। मरियम की जिंदगी में यह सुख आया जरूर था, पर ठहर न सका था। दरअसल मरियम महज 20 साल की थी तभी उसे पास के ही एक गांव के 30 साल के रईस नाम के लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। रईस सिर्फ नाम से ही रईस था। पैसों के नाम पर उसके पास ज्यादा कुछ न था। वह पास के शहर में मजदूरी करने जाता था, पर कभी भी उसका मन शहर में नहीं लगा। वह कभी दूसरे दिन तो कभी तीसरे दिन गांव वापस आ जाता था। पहले पहल तो मरियम ने रईस को दबी जबान में समझाने वाले लहजे में कहा कि माना कि उन दोनों का निकाह हुआ है और उसे मरियम से मोहब्बत है, पर शहर से इतनी जल्दी आना ठीक नहीं, क्योंकि आने जाने में खर्चा होता है, उसे छुट्टी लेनी पड़ती है और फिर शहर के काम और मजदूरी का भी नुकसान होता है। इसके अलावा अम्मी अब्बू भी क्या कहते होंगे कि निकाह के बाद तो रईस एकदम जोरू का गुलाम ही हो गया है। पर रईस पर मरियम की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह मरियम को दोपहर में ही पकड़ लेता था और उसके नाजुक अंगों से तब तक खेलता था जब तक उसका मन नहीं भर जाता था। जिस्म की भूख पूरी हो जाने के बाद रईस हाथ मुंह धोकर गांव घूमने निकल जाता था और फिर देर रात को ही वापस आता था। अम्मी अब्बू की डांट का तो उस पर कोई असर ही नहीं होता था। बेचारी भोली भाली मरियम तो समझाती थी कि रईस उसकी मोहब्बत के चलते गांव में आता है, पर उसे तो आस पड़ोस की औरतों ने बताया था कि रईस का एक दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है, इसलिए मरियम थोड़ा सचेत रहे। मरियम को भला रईस के खिलाफ कही गई बातों पर कब यकीन होने वाला था। पर उस दिन जब मरियम रईस की कमीज साफ करने से पहले जेबें टटोल रही थी, तब उसे कागज नुमा टुकड़ा मिला जो असल में एक औरत की तस्वीर थी। अब तो मरियम परेशान हो गई थी। बड़ी बेशर्मी से रईस ने पूछताछ में कबूल भी कर लिया था कि गांव की ही एक औरत से उसका नाजायज रिश्ता है, और ऐसा कहते हुए रईस के चेहरे पर मर्दाना ऐंठन थी। रईस ने मरियम से यह भी कहा कि उसका यह रिश्ता कई सालों से है और वह उस औरत को किसी भी हाल में छोड़ नहीं पाएगा। उस दिन तो मरियम ने यह बात बर्दाश्त कर ली थी, पर समय बीतने के साथ रईस अपने नाजायज रिश्ते में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा और शहर की मजदूरी भी छोड़ दी। तब मरियम ने अम्मी अब्बू और रईस के सामने ऐतराज जताया। रईस अपनी जोरू के इस तरह के विरोध के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में मरियम को खूब मारा और बाद में तलाक 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 बोलकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी मरियम उस समय पेट से हो चुकी थी। उसने रईस और उसके अम्मी अब्बू से गुहार भी लगाई, पर
कोई फायदा नहीं हुआ। अब मरियम के पास मायके वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था। मरियम के मायके में सिर्फ उसकी अम्मी ही थी। अब्बू की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। एक औरत के लिए उसके मायके के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। मरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अब अपने मायके में ही रहने लगी थी और समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर का खर्चा बढ़ गया था। मरियम की माँ सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी। मरियम भी उनका हाथ बटाने लगी। अम्मी ने उसे सिलाई और रेशमी कपड़े पर महीन कढ़ाई के खूब गुण सिखाए थे। मरियम भी कढ़ाई के काम में खूब मन लगाती थी। रंगीन फूल बूटे तो ऐसा काढ़ती कि जिसे देखते ही बनते थे। काम धाम थोड़ा ठीक चलने लगा तो अचानक ही मरियम की अम्मी का इंतकाल हो गया। बेचारी मरियम और उसका 5 साल का बेटा आदिल अब इस घर में अकेले रह गए थे। न जाने कितने इम्तिहान बाकी हैं मेरे। मरियम मन ही मन बुदबुदाती और आंसू बहाती रहती। वह छोटा बच्चा ही मरियम की जिंदगी की एकमात्र उम्मीद था, जिसके सहारे वह समय काट लेती। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे मरियम की दूसरी शादी के लिए उस पर आसपास के लोगों और उम्रदराज मर्दों का दबाव बनने लगा। पर मरियम ने शादी की हर बात को सिरे से खारिज कर दिया था। जब एक बार मेरे मर्द ने मुझसे बेवफाई की है तो दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, इसका क्या भरोसा है। मरियम की आवाज में दर्द झलकता था। घर का खर्च चलाने के लिए मरियम ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। वह बाजार से थोक रेट वाली दुकान से कपड़ा खरीद कर लाती और उन पर रंग बिरंगे व सुनहरे धागों से कढ़ाई करती और ऐसा करके उसने कई मेजपोश, आईने के कवर और चुनरी तैयार कर रखी थी। ये सारे सामान अगर बिक जाते तो मरियम को कुछ पैसे जरूर मिल जाते और आमदनी का एक सिलसिला भी चल निकलता। इस काम के लिए मरियम कस्बे के एक दुकानदार रफीक के पास पहुंची। रफीक के साथ उस गांव का एक पंडित भी बैठा था, जिसे कस्बे के लोग बड़े पंडित जी कहते थे। बड़े पंडित थे, बड़े एक नंबर के औरत खोर। कस्बे की गरीब और जरूरतमंद औरतों को घूरना और नाजायज रिश्ते बनाना उनका पसंदीदा काम था। रफीक से बड़े पंडित जी की अच्छी बनती थी। उसने मरियम को बैठाया और उसके आने का सबब पूछने लगा। उसकी नजरें बातों बातों में ही मरियम के जिस्म को टटोलने लगी थी। मरियम के उभरे सीने को देखकर रफीक के मुंह में पानी आ गया था और वह मन ही मन मरियम के जिस्म को भोगने के सपने देखने लगा था। रफीक समझ गया था कि मरियम एक जरूरतमंद औरत है और उसे अपने कब्जे में कर पाना बहुत आसान होगा। इसलिए उसने मरियम से कहा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। अपना बनाया हुआ सारा सामान हमारी दुकान पर छोड़ जाया करो। हम उसे बेचकर वाजिब दाम दे दिया करेंगे। बड़े पंडित जी भी चुपचाप बैठे हुए मरियम के जिस्म के उतार चढ़ाव का मुआवना कर रहे थे। रफीक की बात सुनकर मरियम मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। उसने रफीक को शुक्रिया कहा और घर आकर कढ़ाई का काम और भी तेजी से करने लगी। कुछ ही दिनों में मरियम ने बाजार से खरीदी हुई एक सादा चुनरी पर कढ़ाई करके उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। अपना काढ़ा हुआ सामान लेकर मरियम रफीक के पास गई। रफीक मरियम को देखकर फिर से खूब मीठी मीठी बातें करने लगा और बातों बातों में मरियम के जिस्म को छूने की कोशिश भी कर लेता था। रफीक की ऐसी हरकतों से मरियम परेशानी तो महसूस कर रही थी, पर इस समय उसकी मजबूरी थी, क्योंकि कस्बे में रफीक की ही ऐसी दुकान थी जो खूब चलती थी और फिर शहर में कई बड़े दुकानदारों से रफीक की अच्छी पहचान भी थी। रफीक चाहे तो मरियम का धंधा चुटकियों में पनपा सकता था। ऐसा सोचकर मरियम खामोश थी, पर उसने अपने जिस्म को समेटते हुए दुपट्टे को अपने जिस्म पर कसकर लपेट लिया था। रफीक ने मरियम को 1 हफ्ते के बाद आने को कहा, पर मरियम को तो यह 1 हफ्ता बहुत लग रहा था, इसलिए वह 5वें दिन ही रफीक के पास पहुंच गई थी। रफीक उस समय अपनी दुकान पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। पास ही बड़े पंडित जी भी बैठे हुए मोबाइल में रील देख रहे थे। मरियम को देखकर रफीक खुश हो गया। ऐसा लगा कि आज वह उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। रफीक ने मरियम को एक स्टूल पर बैठाया। मरियम ने कुछ कहना चाहा, पर रफीक ने अनसुना कर दिया और दुकान के अंदर चला गया। वापसी में उसके हाथ में चाय के 2 गिलास थे। लो, पहले तुम चाय पियो मरियम। रफीक ने चाय आगे बढ़ाई।
पहले तो मरियम थोड़ा हिचकी, पर रफ़ीक के बार बार कहने पर मरियम ने चाय ले ली और छोटे छोटे घूंट भरने लगी। बड़े पंडित जी मरियम को चाय पीते देख रहे थे। चाय पीने के बाद मरियम बात शुरू करने जा ही रही थी कि उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मरियम अपने आप पर काबू न रख सकी और बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गई। रफ़ीक को तो इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत अपनी दुकान का शटर अंदर से बंद कर लिया। बेहोश मरियम को निहारते हुए रफ़ीक ने मरियम की सलवार का नाड़ा खोलकर एक ओर फेंक दिया और फिर कुर्ता भी उतार फेंका। रफ़ीक मरियम के नंगे जिस्म को देखकर पागल हो उठा था। वह कभी मरियम के निढाल जिस्म को अपनी बाहों में कसता तो कभी मरियम के अंगों पर अपने होठ रगड़ने लगता। रफ़ीक पर हवस का भूत हावी हो चुका था और फिर जल्दी से उसने अपने भी कपड़े उतार फेंके और फिर मरियम के कोमल जिस्म पर हावी हो गया। उस दौरान बड़े पंडित जी अपने मोबाइल से यह सारा गंदा काम कैद कर रहे थे। रफ़ीक के हटने के बाद बड़े पंडित जी ने भी अपने कपड़े उतार फेंके और मरियम के जिस्म का मजा लेने लगे। मरियम के साथ कई बार सेक्स करने के बाद उसके नंगे बदन को रफ़ीक अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूला था। रफ़ीक और बड़े पंडित जी की निगाहें मरियम को पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी, पर उसकी मजबूरी और गरीबी उसे आज इस हाल में ले आई थी कि इन दोनों भेड़ियों ने उसके साथ मुंह काला करके कहीं का नहीं छोड़ा था। मरियम ने भारी मन से अपने कपड़े पहने। उसके मन में तूफान सा चल रहा था। उसकी आबरू लुट चुकी थी। अब उसे दुनिया में सिर्फ खुदकुशी कर लेने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरिंदों ने इस तरह उसके जिस्म को नोचा था कि उसकी हर नस दर्द हो रही थी। पर अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? वह किसके सहारे रहेगा? अपने 5 साल के बच्चे आदिल का ख्याल आते ही मरियम ने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। वह गुस्से में अपने घर पहुंची और बाल्टी भर भर कर नहाने लगी। मरियम के मासूम बच्चे को भला क्या पता था कि उसकी अम्मी पर क्या गुजरी है। इस घटना को 3 दिन ही गुजरे थे कि मरियम के पास रफ़ीक आया और अपने मोबाइल की तरफ इशारा करके उससे आज फिर हम बिस्तर होने की मांग की और ऐसा न करने पर उसे पूरे कस्बे में बदनाम कर देने की धमकी दे डाली। साथ ही उसके धंधे को भी खत्म कर देने की बात कही। मरियम आंसुओं में डूब गई, क्योंकि अब तो रफ़ीक और बड़े पंडित जी उसे उसकी वीडियो का डर दिखाकर न जाने कितने दिनों तक हम बिस्तरी की मांग करते रहेंगे। यह सोचकर वह परेशान हो उठी, पर अगले पल ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और वह उम्मीद की किरण थी कानून और पुलिस। मरियम ने कोठरी में ताला लगाया और पुलिस चौकी पहुंच गई। वह पुलिस को आपबीती सुनाते हुए रफ़ीक और बड़े पंडित जी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। पुलिस वालों ने चटकारे लेकर मरियम की कहानी को एक नहीं बल्कि कई बार सुना, पर रिपोर्ट नहीं लिखी। और तो और मरियम से यह भी कहा कि वे कैसे भरोसा करें कि उसका रेप हुआ है, और मरियम से सबूत दिखाने को कहा गया। बेचारी मरियम शर्म से गड़ गई और बिना कुछ कहे वापस आने लगी। मरियम पुलिस चौकी से बाहर निकली तो उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वह एक 35 साल का नौजवान था। उस नौजवान ने बताया कि वह उसी कस्बे का एक दलित जाति का नौजवान घामू है, जो बचपन से ही फिल्मों में जाना चाहता था और शौक के चलते कस्बे में होने वाले ड्रामा और नाटकों में भाग लिया करता था। पर बड़े पंडित जी को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई पिछड़ी जाति का ऊंची जाति के बनाए मंच पर आए और उनके साथ बैठे। इसलिए बड़े पंडित जी ने घामू को बुलाकर नाटक में भाग लेने से मना कर दिया। पर घामू को तो एक्टिंग का शौक था और कस्बे के लोग भी उसे पसंद करते थे, इसलिए उसने एक्टिंग को जारी रखा। उसकी इस बात से बड़े पंडित जी चिढ़ गए और अपने गुर्गों द्वारा घामू की 16 साल की बहन को उठवा लिया, उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर घामू की बहन को ब्लैकमेल करने लगे। बाद में परेशान होकर घामू की बहन ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मरियम और घामू चलते हुए पुलिस चौकी से काफी दूर निकल आए थे। मरियम घामू की बात तो सुन रही थी, पर यह समझ नहीं पाई थी कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। घामू ने मरियम को आगे बताया कि उसे एक ऐसी औरत की तलाश है जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए रफ़ीक और बड़े पंडित जी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा कर सके।
पर मुझे तो सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे में बदला लेने जैसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकती, मरियम ने दुखी मन से कहा। जिसके बदले में घामू ने उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि मरियम, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगा, बस तुम्हें एक नाटक खेलना होगा। मरियम ने उन खतरनाक और गंदे किरदार वाले लोगों से किसी भी तरह का बदला लेने से इनकार कर दिया। तो घामू ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तब तो वे लोग तुम्हें जिंदगी भर यूं ही परेशान करते रहेंगे और तुम्हारे जिस्म से खिलवाड़ भी करते रहेंगे। यह बात मरियम की समझ में आ गई, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। 2-3 दिन बीतने के बाद घामू मरियम के घर पहुंचा। घामू ने मरियम से कहा, देखो मरियम, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास तुम्हारी वीडियो और फोटो है। इसलिए अब तुम्हें मोबाइल की कुछ तकनीक सीखनी होगी और तुम अब वह करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। घामू ने मरियम को एक प्लान बताया, जिसे सुनकर मरियम की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उस दिन दोपहर में जब मरियम बाजार से आ रही थी, तब रफीक ने उसे फिर से घेर लिया और आज उसकी दुकान पर आकर शाम को रंगीन बनाने की बात कहने लगा, जिसके बदले में मरियम ने सकुचाते हुए हाँ कर दी। शाम को 7 बजे मरियम रफीक की दुकान पर पहुंच गई। रफीक ने मरियम के आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया और मरियम को दुकान के अंदर बने एक कमरे में ले गया। यह कमरा साफ सुथरा था। वहां कोने में एक दीवान पड़ा हुआ था, जिस पर बड़े पंडित जी पहले से बैठे थे और शराब पी रहे थे। रफीक ने मरियम को अपनी बाहों में भरना चाहा तो वह तुरंत छिटक गई और बोल्ड अंदाज दिखाते हुए बोली कि आज वह उन लोगों को मर्जीना वाला डांस दिखाएगी और फिर उनका मूड बनाएगी। यह मर्जीना वाला डांस कौन सा होता है भाई? वे दोनों एक आवाज में बोले। तो मरियम ने उन्हें बताया कि मर्जीना वाला डांस यानी वह डांस जो अली बाबा और 40 चोर नाम की फिल्म में मर्जीना करती है। ऐसा कहने के साथ ही मरियम ने अपना कुर्ता अपने बदन से अलग कर दिया, पर अंदर वह एक छोटी सी कुर्ती पहने हुए थी, जिसे देखकर रफीक और बड़े पंडित जी मूड में आ गए और पागल से होने लगे। मरियम अपने साथ एक मिनी स्पीकर लाई थी और उस पर महबूबा ओ महबूबा वाला गाना बजा दिया और अपनी कमर को सेक्सी अंदाज में लचकाने लगी। बीच बीच में वह किसी साकी की तरह उन दोनों को शराब भी पिला देती थी। मरियम का सेक्सी डांस देखकर रफीक से रहा नहीं गया और उसने मरियम को पकड़ लिया और कुछ कहने लगा, पर मरियम ने उसे पहले स्पीकर की ओर इशारा करके गाना बंद करने को कहा और फिर अपना कुर्ता पहनकर वापस रफीक के सामने आकर बैठ गई। अब बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो? मरियम ने शांत लहजे में पूछा। तो रफीक और बड़े पंडित जी ने मरियम से कहा, नाच बहुत हुआ, अब तुम हमारा बिस्तर गर्म कर दो। मरियम ने उनसे पूछा, तुम लोग किसी औरत की गंदी वीडियो क्यों बनाते हो? अरे तुम जैसी सेक्सी औरतों और लड़कियों को बेहोश करके हम पहले तो उनका रेप करते हैं और उसके बाद उनकी गंदी वीडियो अपने पास रख लेते हैं, जिसके बल पर हम बार बार उन औरतों का रेप करते हैं। शराब के नशे में बड़े पंडित जी सब कुछ बोले जा रहे थे। तो क्या मेरे अलावा कोई और भी आपके जाल में फंस चुकी है? मरियम के इस सवाल के जवाब में रफीक ने कई लड़कियों के नाम गिना दिए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा उस नाटक करने वाली घामू की बहन के साथ आया था। बहुत कसावट भरी थी वह। बड़े पंडित जी अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोले। बड़े पंडित जी की बात सुनकर मरियम अचानक उठ खड़ी हुई। उसने अपना स्पीकर भी उठा लिया और उसके पीछे छिपे मोबाइल को उठाकर चल दी। रफीक और बड़े पंडित जी उसे रोकने लगे तो मरियम ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत इस मोबाइल में आ चुके हैं, अब पुलिस ही तुम लोगों से बात करेगी। और इसके बाद मरियम ने अंदर से बंद शटर को खोलने की कोशिश की, पर उससे भारी शटर नहीं खुला। तभी अचानक किसी ने बाहर से हाथ लगाते हुए शटर खोल दिया। वह कोई और नहीं बल्कि घामू ही था और उसके साथ थी पुलिस और न्यूज चैनल के पत्रकार। पुलिस ने पूरे हालात का जायजा लिया। मरियम ने रफीक और बड़े पंडित जी पर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चोरी से बनाए गए उस वीडियो को मीडिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसमें वे दोनों शराब के नशे में अपने गलत कामों की सीखी बघार रहे थे। पुलिस को मीडिया के दबाव में उन दोनों को गिरफ्तार करना पड़ गया। घामू और मरियम का बदला पूरा हो गया था। भले ही मरियम के साथ हुए रेप की बात फैल गई थी,
पर कम से कम रफीक और बड़े पंडित जी अब किसी और लड़की की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद घामू मरियम के घर पहुंचा तो मरियम उसे देखकर सहज भाव से मुस्कुरा दी और उसका बेटा आदिल घामू के गले लग गया। घामू ने मरियम से उसकी तारीफ करते हुए कहा कि कितनी जल्दी उसने डांस करना और मोबाइल से चोरी से वीडियो बनाना और दूसरी बातों को सीख लिया था, जिसके बदले में मरियम के गोरे गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। मरियम को मुस्कुराते देख फौरन ही घामू ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, पर मरियम चुप थी। घामू मरियम के चेहरे पर छाई खामोशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने बेसब्री से कहा, तुम खामोश क्यों हो मरियम? पगले, इतना भी नहीं जानते कि औरत की खामोशी का मतलब ही उसका इकरार होता है? शर्माते हुए मरियम ने कहा। तो घामू ने भी खुशी से मरियम के माथे को चूम लिया। ठीक उसी समय आदिल ने मोबाइल से उन दोनों की तस्वीर खींच ली और मरियम और घामू के साथ ही आदिल की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।